का हार्ट हो गया है, फिर आप उसको चलाने के लिए CPR करते हैं। ठीक है, सबसे पहले करेंगे क्या? उसके बाद हम वो हाँ जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़रूरत है भी कि नहीं पेशेंट। ठीक है, कई दफ़ा ये होता है कि मरीज दो जगह पे सीरियस हो सकता है, या तो एमरजेंसी के अंदर पेशेंट अभी दाखिल हुआ है और चेयर पे बैठा है या आपने स्ट्रेचर पे लेटाया हुआ है, या एकदम पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया। ठीक है, उस पेशेंट को ना तो कोई मॉनिटर लगा हुआ है, ठीक है, ना भी आपने उसको हाथ लगाया, आया पेशेंट कोलैप्स हो गया। एक तो कंडीशन ये बन गई। दूसरी कंडीशन ये कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, ICU में पड़ा हुआ है, उसको ECG की लीडें लगी हुई हैं, सारे का सारा मॉनिटर लगा हुआ है, या अगर हम देखते हैं कि पेशेंट का हार्ट रेट कम हो गया या पेशेंट की स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक, तीसरा सिनेरियो, कमरे में आपको एकदम उसका अटेंडेंट बुलाता है कि जी हमारा मरीज बोल नहीं रहा, कोई अभी वो जवाब ही नहीं दे रहा, तो फिर आप जाकर फौरन देखेंगे। अब जाते ही आपने CPR तो शुरू नहीं कर देना। अब ये भी हो सकता है कि जो पेशेंट कमरे में लेटा हुआ है उसको कोई आपने नींद का टीका दिया हुआ है या पेन किलर इतना मिला है कि पेशेंट गहरी नींद सो गया, लेकिन उसके घर वालों को ऐसा लग रहा है कि फलाना खासा कोई प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ICU में ये सिनेरियो हो सकता है कि लीड एक हिल गई या पल्स ऑक्सीमीटर हिल गया, दोनों चीज़ें हिली हुई हैं तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, पेशेंट सोया हुआ है तो फिर भी आपने फौरन CPR शुरू नहीं करना। जब इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आते ही हो सकता है कि कोई लंबा सफर करके आया और इतना थका हुआ जब वैसे ही वो एकदम ही सो गया, तो सबसे पहले आपने कंफर्म करना है कि वाकई ये मरीज को फलाना खासा प्रॉब्लम हो गई है और CPR की जरूरत पड़ गई है। ठीक है, तो सब मरीज दाखिल है, ICU के अंदर है, तो आपने पहले ये देखना है कि उसकी लीडें सारी लगी हुई, पेशेंट को कोई पेन किलर या कोई ऐसा वैसा टीका तो नहीं लगा हुआ कि उसमें सोया हुआ है और आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इसी तरह कमरे में आपने चेक करना है, इसी तरह इमरजेंसी में चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये कंफर्म करना है कि वाकई मरीज को CPR की जरूरत पड़ गई है या नहीं पड़ गई। एक ही, फिर उसके बाद दो किस्म का CPR के है। एक को कहते हैं BLS, उसका क्या मतलब है BLS का? बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, बेसिक क्या होती है? बुनियादी चीज। और एक होती है ACLS या ATLS, उसको कहते हैं एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ठीक, दोनों हैं CPR ही, एक को कहेंगे बेसिक और एक को कहेंगे एडवांस। फर्क क्या दोनों में, इसके नाम से कोई आपको कोई आइडिया आता है? बुनियादी चीज में ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ CPR शुरू कर दिया, ना तो कोई उसको दवाई दी है, ना आपने उसको कोई ब्रेंडा लगाया है, ना आपने उसको एंडोट्रेकियल पास किया है, ना आपके पास एम्बू बैग है। जिस चीज में कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई दवाई इस्तेमाल नहीं हो रही और CPR हो रहा है, दैट इज BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। उसका फायदा क्या होता है कि बजाय इसके कि आप वेट करेंगे जो कोई बंदा ऑक्सीजन लेके आए, कोई बंदा उधर से कोई एट्रोपिन लेके आए, एडेन लेके लाया, ब्रेंडा लगाना शुरू कर दे, तो वो टाइम ज़ाया होगा। आपने CPR फौरन हाथ से शुरू कर देना है जब तक कि एम्बू बैग, एंडोट्रेकियल ट्यूब या कोई चीज़ नहीं होती। तो जो चीज़ आप स्टार्ट करोगे दैट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट, वो भी CPR की टाइप। ठीक हो गया? जैसे जैसे और साथ ही आपने कहना है कि ऊपर थिएटर में बुला दें, फलाने को डॉक्टर को बुला दें, फलां बंदा जो अवेलेबल है वो आ जाए, तो वो अपने साथ कोई ना कोई चीज़ देता है। जहाँ पे टीका या एंडोट्रेकियल ट्यूब, ऑक्सीजन, एम्बू बैग यूज शुरू हो जाएगा, वो आपका एडवांस लाइफ सपोर्ट हो जाएगा। जहाँ पे नई चीज़ ऐड होगी दैट इज एडवांस। ठीक है, तो BLS शुरू हो जाएगी, जब तक आपके पास हेल्प नहीं आती आप BLS कंटिन्यू करते हैं। जैसी चीज़ें आनी शुरू होंगी तो आप ज़रूरत के मुताबिक वो टीका, वो एंडोट्रेकियल ट्यूब, वो चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, वो साथ ही कन्वर्ट हो जाएगा एडवांस लाइफ सपोर्ट। आज हम देखेंगे सिर्फ BLS कैसे करते हैं। ठीक है, BLS में पहला पॉइंट क्या बताया मैंने भी आपको, पहले आपने डायग्नोसिस कंफर्म करना है। ठीक है, डायग्नोसिस कंफर्म कैसे करना है कि अगर ये पेशेंट है, ये सोया हुआ है, कोडिंगली इसका नाम सुदीप, ठीक, तो आप पहले आके उसको हिलाएंगे, उसको शेक हैंड आउट करेंगे तो हिलाएंगे। अब दो सिनेरियो हो गए कि पेशेंट लेटा हुआ है स्ट्रेचर के ऊपर और आप जाते हैं और वो अगर
साहब क्या हो गया, ठीक है, ये शाउट है। अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड करता तो फिर आपने शेक करना। एक दूसरा क्या करते हैं लोग, कई बार जाते जाके छुट्टी काटते हैं, वो भी अगर डीप सेडेटेड पेशेंट है उसके लिए वो एनोइंग है, उसके लिए वो बुरी चीज है। तो पहले आपने उसको हिलाना जुलाना है, आवाज देनी है, फिर आपने उसको शेक करना है। इसको कहते हैं शेक एंड शाउट, ठीक। उसके बाद फिर आपको पेशेंट ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है कि वो या तो गहरी नींद में है या वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ये तो हो सकता है कि वो उसको कानों से सुनता ही नहीं, ठीक। अब नहीं की तो मुसीबत पड़ गई। तो फिर आप आगे करते हैं लुक, लिसन एंड फील। पेशेंट ने आपके शेक एंड शाउट पे जवाब नहीं दिया तो फिर आप पेशेंट को देखेंगे। लुक, लिसन, फील में आप क्या क्या देखेंगे, रेस्पिरेटर है ना। लुक में आपने पेशेंट देखना, पेशेंट देखना तो लुक आपने पेशेंट होगा, क्योंकि इसमें आपने लुक क्या करना है कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, ठीक है। अगर तो उसकी चेस्ट मूव कर रही है, उसके लेवल पे देखिए चेस्ट मूव कर रही है तो उसका मतलब है कि सांस ले रहा है। सांस लेने का मतलब है कि मरीज जिंदा है, ठीक है। दो चीजें चेस्ट के अंदर होती हैं, एक हार्ट पड़ा हुआ है, एक लंग्स पड़े हैं। सांस ले रहा है तो इसका मतलब है कि लंग्स मूव कर रहे हैं। अब अगली चीज हम ये देखते हैं, जो सांस प्रॉपरली ले भी रहे नहीं ले रहा, गैस करता पेशेंट तो सांस ले रहा होता है लेकिन वो सांस प्रॉपर नहीं। तो अगर आपको लुक पे नजर आ गया, कंफर्म कर लें कि चेस्ट प्रॉपर मूव कर रही है नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो फिर आप क्या करते हैं कि जो स्वेटर पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा, तो आप उसके सांस की आवाज, ठीक है। लुक हो गया, लिसन और फील। अगली चीज आपने क्या फील करनी है कि अगर उसकी चेस्ट भी मूव नहीं कर रही, आपको सांस की आवाज भी नहीं आ रही, तो साथ ही आप उसकी पल्स देखेंगे, ठीक है। पल्स है अब दो किस्म की हैं। अब ये भी पल्स है, यहाँ पे भी एक पल्स आती है, इधर कैरोटिड भी है, इधर सैंपल भी है। जो रेडियल पल्स है और कई दफा बाउंड की डॉर्सल भी होती है, इनको कहते हैं पेरिफेरल पल्स, दूर की पल्स। अगर पेशेंट का हार्ट रेट कम है, ब्रेडिकार्डिया है या बीपी कम है तो पेरिफेरल पल्स आपको फील नहीं होती। तो जो क्रिटिकल पेशेंट है उसकी आपने देखनी होती है सेंट्रल पल्स। सेंट्रल पल्स में आ जाती है कैरोटिड या इधर से फेमरल आर्टरी, जो भी आपको करीब है वो आपने फील कर लेना। और इस सारे काम में आपने सेकंड्स लगाना। सबसे पहले आपने शेक एंड शाउट किया, पेशेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, लुक, लिसन, फील किया, ठीक है। चेस्ट की मूवमेंट देख ली, उसके सांस की आवाज सुन ली, साथ ही आपने ये कर लिया। सीक्वेंस क्या होगा कि आपने ठीक नहीं हुआ, इधर देखा, साथ ही इधर हाथ रख लिया, नहीं आ रहा, साथ में सुनना शुरू कर दिया, ठीक। हार्डली इसमें 10-15 सेकंड लगे। आपको ये लगा कि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो अगला काम आपने क्या करना है कि अब ये देखना है कि पेशेंट सांस भी नहीं ले रहा और आपको उसका हार्ट बीट फील नहीं होती। हार्ट बीट इधर से भी फील हो सकती है, यहाँ पे आप यहाँ पे भी हाथ रख के देख लो, ठीक है। लेकिन जो किताब कहती है कि आपने पल्स दे, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई सवाल तो नहीं है। अब क्रिटिकल होगा, साथ ही शोर बजा देना है कि भाई कोई ना कोई आ जाओ, डॉक्टर को बुला दो या फलां को बुला दो, या डॉक्टर अगर बिजी है तो दूसरी स्टाफ नर्स को बुला दो, 2 बंदे हो जाएंगे, काम बेहतर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जैसे ही पेशेंट अनकॉन्शियस होगा तो ये देखना है कि उसका सांस तो नहीं रुका हुआ, क्योंकि सांस रुक गया तो ऑक्सीजन जानी बंद हो जाएगी, साथ ही दिल बंद हो जाएगा, या दूसरी वजह से किसी और वजह से दिल बंद हो गया, उसकी वजह से पेशेंट सांस नहीं लेगा। देखना कि टंग क्या होगी कि टंग फॉल करती है तो फिर सांस अंदर नहीं जाती। तो आप टंग फॉल देखेंगे और साथ ही उंगली डाल के इसमें चेक कर लेंगे कि मुंह में उल्टी वगैरह करके या कोई चीज उसके मुंह में फंसी हुई तो नहीं है, ठीक। उसका आपने एयरवे क्लियर कर दिया, कॉल पर हेल्प कर लेनी है। उसके बाद आपने उसका एयरवे क्लियर करना है, ठीक है। एयरवे क्लियर करने के बाद आपने क्या करना है, उसको रेस्क्यू ब्रेथ देना। आप क्या करते हैं कि इधर से उसका नोज को पिंच करेंगे, ये इसको कहते हैं चिन लिफ्ट। ये चिन है ना, इसको हमने लिफ्ट किया और हेड टिल्ट हो गया सारा,
नोज क्लोज करके हेड टिल चिन लिफ्ट, इससे क्या होगा कि एयर में आपका एक ही लाइन बन जाएगा, ठीक, ताकि जो आप अब उसको सांस देंगे वो आसानी से आगे चल सके। एयर वे क्लियर कर लिया आपने, इसको बहुत अगर अवेलेबल है तो ठीक है, वरना डायरेक्टली आपने उसको मुंह के साथ उसकी सील बनानी, एक लंबा सांस खुद लेना है, उसके बाद उसको रेस्क्यू ब्रेथ देते, 2 रेस्क्यू ब्रेथ देंगे आप उसको, ठीक है, सारा कंफर्म हो गया। 2 रेस्क्यू ब्रेथ देनी है। रेस्क्यू ब्रेथ देने के बाद आपने फिर देखना है कि उसका सांस चल पड़ा है या नहीं चल पड़ा, और इधर से आपने ये करना, रेस्क्यू ब्रेथ दे दिए लेकिन उसका ना सांस चला ना अपनी पल्स चला, फिर आपने क्या करना है, फौरन CPR शुरू करना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। पल्स वगैरह फील करें करना बाद में तुम्हारी लो प्लेसेस थी, जी ठीक है, उससे पहले शेक एंड शाउट रह गया, शेकिंग शाउट के बाद उसके बाद कंफर्म हो गया कि जो पेशेंट को रिसर्चिकेट करने की जरूरत है, तो उसके बाद शेक एंड शाउट, फिर लो प्लेसेस थी, फिर रेस्क्यू ब्रेथ, उसके बाद फिर काम शुरू हुआ, ठीक है। मैं आपका CPR है। अब CPR में 2 चीजें पहले होती थी, पहले वो कहते थे कि जी आपने सांस नहीं देना है, CPR नहीं करना, ठीक। CPR जब करेंगे तो उसका मकसद क्या होता है, जो उसको CPR करते हैं ना, उसका मकसद क्या है, तो सर हार्ट को प्रेशर देते हैं ताकि हार्ट दोबारा काम करे। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, वो पंप नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हैं कि ऊपर से उसको दबा के उसको पंप करते हैं, ठीक है। तो फेफड़ों का क्या काम होता है रूटीन में, फेफड़ों में हम सांस अंदर लेके जाते हैं और फिर हम सांस बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 बाहर आता है, ठीक है। अब ये क्योंकि सांस नहीं ले रहा, ठीक है, फेफड़े काम ही नहीं कर रहे, तो जो अब हम ये दबाते हैं ना, इसमें क्या होगा कि हार्ट भी नीचे को पुश हो गया, फेफड़ों को क्या हो रहा है, वो भी दब रहे हैं, ठीक है। और जैसे आप इसको छोड़ते हैं तो हार्ट का भी रिलैक्सेशन हो जाती है और साथ ही फेफड़े भी फूलते हैं, ठीक है ना। तो यूं करेंगे जब, तो हार्ट की भी बीट चल पड़ी और साथ ही फेफड़ा पहले ऐसे यूं किया, खाली हो गया, और जब उसको छोड़ेंगे ना तो आवाज अंदर को लेके जाएगी, ठीक। इसीलिए जो CPR में पहले कहते थे कि जी आप साथ में 2 ब्रेथ्स भी दें और इधर से आप कार्डियक कंप्रेशन भी करें, कि दिल को दबाते भी रहें और ये भी करें, लेकिन अब वो चूंकि कह रहे हैं कि जी इस तरह करने से फेफड़े भी मूव कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से आप सांस नहीं भी दे पाए तो मसला कोई नहीं। अगर मैं अकेला बंदा हूँ तो मैं पहले यहाँ 30 दफा इसको कंप्रेशन करूंगा, फिर मैं इसको 2 दफा ये करने जाऊंगा, तो क्या होगा, कंप्रेशन रुक जाएगी, सांस में दूंगा। लेकिन जब 30 दफा मैंने ये किया तो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तो अंदर जा रही है ना, तो इसलिए अब जो रिकमेंडेशन है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप अकेले हैं तो आप किसी को 1 मिनट में 100 दफा कंप्रेशन करें, ठीक है, 100 दफा कंप्रेशन करिए। पहले उसको कहते थे ABC, ए से क्या बनता है, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। अब हो गया CAB, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली होगी, एयरवे जब तक दूसरा बंदा आएगा वो अब चलता रहेगा, ठीक है। पहले ABC होती थी, अब CAB बन गई, उसमें ये चलता रहेगा, लंग्स भी मूव करते रहेंगे, और आपने अब ये दबाना कितना है, ये तो यूज तो कर रहे हैं ना, ये भी तो कंप्रेशन ही दे रहे हैं, लेकिन कंप्रेशन इतनी होनी चाहिए कि यहाँ से ब्लड निकल के दिमाग को जाए, ठीक है, आगे लंग्स को चला जाए, बाकी जाता जाए। अगर यूज करते रहेंगे ना तो वो हार्ट को ही नहीं जाएगा, ना हार्ट में पंप होना है, ना लंग्स पंप हो रहे हैं, ना ब्लड सप्लाई आगे जा रही है। तो जो अच्छे CPR हैं उनमें क्या होता है कि जब ये जो डमी है ना, दूसरी भी है, उनमें यहाँ पे प्रेशर लगा होता है, वो टेस्ट होता है, तो वो उसमें वो देखते हैं कि आपने कितने प्रेशर तक इसको दबाया है, अगर आप उतने प्रेशर तक दबा रहे हैं तो आपको बात करते हैं, वरना नहीं करते। रियल लाइफ में आ जाए तो उस वक्त तक मरीज को फायदा होगा जब कि आपका कंप्रेशन प्रॉपर पावर के साथ है। अगर नहीं है तो CPR बेशक आप 2 घंटे करते रहे, ब्लड में आगे जाने नहीं, उसको ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, ब्रेन को पेशेंट फारिग हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेशन आपकी प्रॉपर होगी। अब कंप्रेशन कितनी होनी चाहिए कि जितनी उसकी ये चेस्ट है ना, उसका कम से कम 1/3 से ज्यादा आप उसको दबाएं,
ठीक है, कंप्रेशन की वॉल्यूम कितना, कम से कम, ठीक है। अब वो कैसे आप डिलीवर करोगे, अब यूं करके मैं करूंगा तो ये कुछ भी नहीं होगा। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि जी पेशेंट आपके इस लेवल पे हो कम से कम, ये आपका जो हाथ है उसके हाथ के ऊपर हो, दूसरा ऊपर, और ये कोनी सीधी जो आपने कंप्रेशन देनी है वो आपके कंधे से इसके ऊपर रख जाएगी। यूं करेंगे तो क्या होगा कि सारी की सारी पावर इधर को निकल जाएगी, प्रॉपर डिलीवर नहीं होगी। तो यूं करें, ठीक है, उससे क्या होगा कि एक तो आप थकेंगे भी नहीं और प्रॉपर डिलीवर भी हो। दूसरा, एक तो आपकी पावर पूरी हो, अगली चीज स्पीड आपकी हो। स्पीड क्या है कि आपने 1 मिनट में 100 दफा ये कंप्रेशन करना है, इसको आप काउंट करते हैं, ठीक है, 1 2 4 5 6 7, ठीक, यूं करना है और प्रॉपर नीचे तक इसमें जाना है। अगर स्पीड कम होगी या प्रॉपर आप नीचे तक नहीं इसको पुश कर रहे, सीपीआर का फायदा कोई नहीं। अगली चीज, सीपीआर होता किसने देखा हॉस्पिटल में, कैसे करते हैं आईसीयू के अंदर सीपीआर? सर आईसीयू में नहीं, इमरजेंसी में देखा हुआ है। पेशेंट आता है, वो क्लैप्स, अगर पेशेंट पहले क्लैप्स कर जाए तो आते साथ ही सीपीआर शुरू कर देते हैं। और जो आईसीयू में या वार्ड के अंदर होगा ना, तो उसमें फिर जो फुट एंड पे फटा होता है ना, या हेड एंड पे वो निकलता है, वो निकाल के नीचे रखते हैं। अब वो बोर्ड नीचे रखने की क्या जरूरत पड़ती है? स्टिफ है। बेसिकली अगर नीचे गद्दा आपका नरम पड़ा हुआ है, ठीक है, आप ऊपर से जोर लगाते हैं, पेशेंट पूरे का पूरा नीचे चला जाता है, तो वो दबाव पूरा जाने की बजाय वो बैक को ट्रांसमिट हो जाता है। तो क्या करते हैं कि उसके नीचे हार्डबोर्ड रख देते हैं ताकि प्रॉपर उसकी कंप्रेशन नीचे से, ये ना कि ऊपर से आप प्रेशर लगाइए वो नीचे से निकल सके, ठीक है। तो अगर बंदा अवेलेबल है, आप बोर्ड के अंदर या आईसीयू के अंदर सीपीआर कर रहे हैं, तो जो बोर्ड है वो नीचे रखें। अगर आप सड़क पे कर रहे हैं या आप वैसे ही उस फर्श पे पेशेंट गिर गया तो उसकी तो फर्श नीचे है ही है। क्लियर हो गया? प्रेफरेबली अगर टाइम अलाउ करता है और अवेलेबल है तो सीपीआर बोर्ड नीचे रखें, उसके ऊपर सीपीआर करें, ठीक है। तो अब सीपीआर में बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट है, कंप्रेशन उसके अंदर होगी, 1 मिनट में आपने 100 करने हैं, और अगर आप 2 बंदे हैं तो फिर क्या करते हैं, 30 कंप्रेशन के बाद उसको 2 ब्रेथ देते हैं। 2 ब्रेथ अगर आपके पास अम्बू बैग नहीं है तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग है। अगर आप समझते हैं कि वो प्रॉपर हो रही है, ठीक है, अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम प्रॉपर कंप्रेशन कंटिन्यू कर, ठीक। जहां पे आपकी हेल्प आ जाती है, उन्होंने ईसीजी साथ अटैच कर दी, एंडोटेक्टिव ट्यूब डाल दी, वो फिर आगे एसीएफ शुरू हो जाएगी, एडवांस कार्डिक लाइफ। उसमें सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि पहले देते थे एट्रोपिन और एड्रेनालिन, अब डायरेक्ट एड्रेनालिन दे रहे हैं। एट्रोपिन की अब जरूरत नहीं, वो कह रहे उसका फायदा नहीं। हाँ, पेशेंट का पहले से मसला है, वो बीटा ब्लॉकर दे रहा है, हार्ट का रेट कम करने की दवाई दे रहा है, फिर आप एट्रोपिन दे सकते हैं। अगर कुछ पता नहीं है, पेशेंट रेस्ट के अंदर है, तो आपने उसको एड्रेनालिन देनी है हर 3 मिनट के बाद 1 टीका, ठीक है। एड्रेनालिन हर 3 मिनट के बाद 1 इंजेक्शन आपने लगा दिया। अच्छा, अब ये भी अच्छा सवाल है कि रश करना है या कैसे करना है? अकल क्या कहती है? क्यों? बेसिकली जो दवाई है वो हार्ट तक पहुंचानी है ना। अगर हमने दिया और ड्रिप स्लो है तो हार्ट तक आमतौर पर दवाई कैसे आती है, वीनस रिटर्न के साथ कि हार्ट क्यों पंप करता है उसको खींच लेता है। अब प्रॉपर हार्ट तो वर्क कर ही नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं कि उसको आईवी पुश करते हैं कि कम से कम 20 से 30 ml पानी हमने उसके टीके के बाद उसको पुश करना है। वो दवाई हार्ट पे जाएगी तो फिर हार्ट उसको आगे प्रॉपर जगह पे पहुंचाएगा, फिर उसका इफेक्ट होगा। तो हर इंजेक्शन दे के उसको 30 ml से कम पुश करना है, ठीक है। 30x2 कंप्रेशन हैं और ब्रेथ्स हैं। सिंगल रेस्पिरेटर तो कंटिन्यू कर ले, पहले एबीसी थी, अब सीएबी है और एड्रेनालिन है। ये बेसिक ड्रग्स है। अब इसको करके देखिए, फिर ये आपने हाथ रखना कहाँ पे, ठीक है। इधर जहाँ पसलियाँ खत्म होती है ना, उसको फील कर लें। उसको फील करके आप आएंगे यहाँ पे
स्टर्नम के लोअर एज के ऊपर। यूं हाथ रखा, यहाँ पे आए, स्टर्नम आपको फील हो गई। अब स्टर्नम इतनी होती है कमर पर, तो उसका जो लेफ्ट 1/3 है ना, उसके ऊपर आपकी हील है। वजह उसकी क्या है कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे हाथ रखेंगे तो आप प्रॉपर उसके हार्ट के ऊपर कंप्रेशन नहीं दे रहे। तो इधर हाथ रखना है, एक हाथ इधर और एक उधर, ठीक है। आप लोग बारी बारी पर हमें ठीक सब हो गया। करके दिखा रहे हैं। अब 2 बंदे बन जाए, इसके अंदर 3 अपने अपनी सेफ्टी लाजमी देखनी है। अब फर्ज करें कि सिनेरियो नीचे का ले लेते हैं, काउच है, लोहे का काउच है, पेशेंट उसके ऊपर बैठा और एकदम ही वो तो अच्छा वाला आया था, कोई इसको मसला ही नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि उसको करंट कहीं से लग गया हो, ठीक है, और आप भी उसके ऊपर सीपीआर बैठ शुरू किया तो आप भी तारी चुक गई। तो जो उसकी सेफ्टी है वो लाजमी देखनी है। अब मोर ओवर ये भी देखेंगे कि सड़क पे सीपीआर करना पड़ रहा है, तो ये ना हो कि आप सीपीआर करने के ऊपर से वो गाड़ी आप लोग गुजरते हैं, तो उसको पहले साइड पे भी करना है। इसी तरह आईसीयू के अंदर आप देख लें कि वो जो बेड है वो प्रॉपर है ही नहीं ना कि आप सीपीआर करते करते पेशेंट सोया और सीपीआर की ट्राई में पेशेंट भी गिरे, आप भी गिरे। तो उसको जो सीन की जो सिक्योरिटी है उसको भी देखना है। अच्छा, अगर आपने हेड हाई अप किया या टेबल आपने अगर आईसीयू के अंदर करने लगे हैं तो सीधा करना है, बल्कि थोड़ा सा अगर आप फुट एंड उसका अप करने तो वो ज्यादा बेहतर है। क्या होगा कि वो जितना भी वॉल्यूम है ना, वो ब्लड उसका वो सेंट्रल सर्कुलेशन में आएगा, उसका बीपी बेहतर हो जाएगा। का कोई रोल नहीं। नहीं मैम, तो अगर डेफिनेटिव है कि कोई ड्रग लगी है, उससे एलर्जी हुई है, फिर रोल है, अदरवाइज सिर्फ एपिनेफ्रिन। सर ये जो मौजूदा अस्पताल वाले थे ना, इसके जो सीपीआर